बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी को पीपल्स पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा? कहानी क्या बन रही है और फैज़ हमीद साहब का क्या प्लान था और मोहसिन नकवी साहब की तारीफ़ें क्यों हो रही हैं? बातें कहाँ से कहाँ जा रही हैं और ये हमारी ब्यूरोक्रेसी जो थी ख़ुसूसन पंजाब की, क्या उन्हें 21 अक्टूबर से पहले भी कोई हवा चलती हुई नज़र आ रही थी नवाज़ शरीफ साहब के हक़ में या मुस्लिम लीग नून के हक़ में? ये तमाम बातें क्या हैं? और उसके अलावा मैं इस्लामाबाद में हूँ एक मरतबा फिर, और हमारा प्रोग्राम था वज़ीर आज़म साहब के साथ जिसमें उन्होंने बताई हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की बातें। एक तो उनके ड्रीम्स क्या हैं और SIFC में क्या खुशखबरी आ रही है। लेकिन इन सब चीज़ों से अहम है फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस जो कल हुई है और कुछ तकर्रियाँ और तबादले फ़ौज में। अगरचे ये बड़े ही फॉर्मल सा और रूटीन के इश्यूज़ होते हैं, हम कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि फ़ौज में एक सर्टन टाइम के बाद मखसूस मंथ्स हैं जिसमें लोग रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह पे नए आ जाते हैं, उनकी तरक्कियों का सिस्टम जो है और बड़ा ही सिस्टमेटिक किस्म की सारी चीज़ें हैं उसके मुताबिक सारी चल रही होती हैं। लेकिन बार फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग एक अहम इशू होता है जिसकी एक तो फॉर्मल आ जाती है ना कि दिफाई उमूर और इलाकाई सलामती और ये सारी चीज़ें डिस्कस की, लेकिन ख़ुसूसन उसकी एलामिया में कुछ बातें होती हैं जो नज़र आती हैं, जिनका पता चलता है और उसमें दोबारा से नहीं बल्कि कई मरतबा दोहराई जाने वाली बात फिर दोहराई गई है कि जो लोग मायूसी फैला रहे हैं सिस्टम में उनका बंदोबस्त किया जाएगा। तो असल में तो ये जो सारा सिस्टम ख़ुसूसन 9 मई के बाद से जो चीज़ें चलनी शुरू हुई हैं, मायूसी फैलाना तो उससे पहले शुरू हो गया था ना। आपको याद होगा कि श्रीलंका मॉडल का बार बार जिक्र हुआ, IMF को ख़त लिखे गए, वज़ीर ख़ज़ाना की कॉल पकड़ी गई सूबाई वज़राए ख़ज़ाना के साथ। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना जो बात कर रहे थे कि IMF से प्रोग्राम को सबूताज करने के लिए जो कोशिश हो रही थी, ये सारी चीज़ें। तो एक तरफ तो बराह रास्त एक मुजरमाना कार्रवाई हो रही थी पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाने की, और दूसरी तरफ पब्लिक में मायूसी फैलाई जा रही थी। तो इन सब चीज़ों के सद्देबाब के लिए बाकायदा ऑपरेशन चल रहा है, कार्रवाइयाँ हो रही हैं और दोबारा से तंबीह की जा रही है, वार्निंग दी जा रही है, अलर्ट किया जा रहा है कि बाज़ आ जाएँ यार इन हरकतों से, सियासत करें, मुकाबला करें सियासत के मैदान में। अच्छा, उसमें इश्यूज़ भी हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला आएगा, अभी कुछ लोगों के जल्द से नहीं हो पाएंगे, कुछ लोग इलेक्शन ही नहीं लड़ सकेंगे। लेकिन सब चीज़ों के अलावा, इन सब चीज़ों के होते हुए जो रेड लाइन है वो अफराद नहीं हो सकते। रेड लाइन हमारा मुल्क है, रेड लाइन स्टेट है, रेड लाइन अवाम है, 25 करोड़ लोग हैं। वो कोई एक लीडर, कोई एक MNA, कोई MPA नहीं हो सकता रेड लाइन। तो इन सारी चीज़ों को देखना है। और दूसरा जो अहम चीज़ हुई है, कुछ प्रमोशंस हुई हैं, मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बन गए हैं 4 ऑफिसर्स, और उसके साथ साथ ज़ाहिर उनकी नई पोस्टिंग्स भी हुई हैं। वो सारी नई पोस्टिंग्स के में जो सबसे अहम पोस्टिंग है बल्कि जो तबादला है वो है जनरल आसिफ गफूर साहब का। जनरल आसिफ गफूर साहब सदरन कमान को कमान कर रहे थे, कोर कमांडर कोयटा, और बड़ा उनका जो है ना बड़ा नाम है। वैसे तो वो कहते हैं ना बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो उनका बड़ा नाम है। ख़ास तौर पर प्रोजेक्ट इमरान खान, नेटवर्क फैज़ हमीद और इमरान खान साहब की सपोर्ट, और वो बाकायदा बताना कि जनाब कितनी देर आपने मुस्बत रिपोर्टिंग करनी है, और फिर वो सर्कल्स बना के कुछ सहाफ़ियों के नाम और तस्वीरें दिखाई जाती थी कि ये लोग, याद है ना सारी चीज़ें आपको। तो वो साहब, अच्छा, फिर उनका मुसलसल एक तवील अरसे तक उस प्रोजेक्ट के ख़ात्मे के बाद, इमरान खान प्रोजेक्ट जब 9 अप्रैल गुज़श्ता साल वाइंड अप हुआ और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हाउस से निकले, उसके बाद ख्याल था कि कुछ तब्दीलियाँ आएंगी, लेकिन वो अपने सिस्टम के मुताबिक, फ़ौज के सिस्टम के मुताबिक वहाँ पर रहे, और फाइनली अब उनका तबादला कर दिया गया है और वो NDU के प्रेसिडेंट होंगे, हेड होंगे, NDU को हेड कर रहे होंगे, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी को। तो वो एक आप मतलब उसको कहा जा सकता है एंड ऑफ एन एरा। ज़ाहिर अभी उनकी जॉब है, वो अपना पूरा सिस्टम करेंगे, लेकिन वो सिस्टम और डिसिप्लिन और सारी चीज़ों के हवाले से देखें तो ये एक बड़ी क्लासिकल सी मिसाल हमें मिलती है कि तमाम उस आइडेंटिटी के बावजूद कि वो एक प्रो इमरान खान और फैज़ हमीद ग्रुप और बाजवा ग्रुप और सारी चीज़ों के बावजूद वो अपना टाइम उन्होंने वहाँ गुजारा है, और उसके बाद अब उनकी तब्दीली हुई है, और वो भी तब्दीली है रूटीन की, और उसके बाद वो अपना टाइम पूरा करके वो रिटायर हो जाएंगे। तो जहाँ ये डिसिप्लिन नज़र आ रहा है वहाँ पर ज़ाहिर है लोगों से, आवाम से, सियासी जमातों से भी डिसिप्लिन की उम्मीद रखी जानी चाहिए कि वो अपने तमाम तर झगड़ों के बावजूद,
तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद, तमाम तर मुकाबलों के बावजूद, ज़ाहिर है मुखासमत है, मुकाबला है, इलेक्शन लड़ना है, लोगों को अट्रैक्ट करना है, अपनी तारीफ़ें करनी है, दूसरों से मुतनफ़र करना है, ये सारी चीज़ें होनी हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुफाद को नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने मुल्क के मुफाद को नहीं भूलना चाहिए। हमें उस लेवल पर नहीं जाना चाहिए जहाँ अफराद की लड़ाई में इदारों का और मुल्क का नुकसान हो रहा हो। ये सारी चीज़ें देखने की बात है। तो इस हवाले से लड़ाइयों की बातें तो सियासी जमातों में भी चल रही होती हैं, लेकिन कल से जब वो आसिफ जरदारी साहब का इंटरव्यू चला है, तब से एक नई कहानी शुरू हो गई है। एक नई बहस चल रही है कि शायद आसिफ जरदारी साहब बिलावल भुट्टो जरदारी के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। तो उन्होंने ख़िलाफ़ बातें क्या की हैं? ख़िलाफ़ बातों में सबसे बड़ी बात तो ये चली कि उन्होंने ये कहा कि मैं PPP पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उसका टिकट मैंने देना है। अच्छा, ये चूँकि सवाल हुआ है हमारे यहाँ, एक बड़ा मज़ेदार सा एक सीन ये है, ये मीडिया का जो उसको कह लें कि टूल के तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे इससे पहले मैं बताऊँ, वज़ीर-ए-आज़म साहब गए लम्स यूनिवर्सिटी, तलबा ने सवालात पूछे और थोड़े से ज़रा मुश्किल सवालात थे, बज़ाहिर जो टफ़ टाइम देने वाले सवालात थे। अच्छा, वो कोट हुए मीडिया में, उसके क्लिप्स आए और उसी पर क्लैपिंग हो रही है और उसी पर सारी बातचीत हुई कि ये सवाल क्या ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, ये नहीं देखा कि वज़ीर-ए-आज़म ने हिम्मत करके उस प्रोग्राम को लाइव चलवाया था। उन्होंने कहा जी चलने दे, जो सवाल होते हैं होने दे। अच्छा, उन्होंने उनके जवाबात दिए, अच्छा, जो कि काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री जवाबात थे। बच्चे हैं, इमोशनल हैं, जज्बाती हैं, वो मुल्क में बेहतरी चाहते हैं फॉर श्योर, मतलब इसमें भी मुझे कोई शक नहीं है। अच्छा, जो उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई है, जिस फेज़ से वो गुज़रे हैं, जो कुछ उन्होंने देखा है, जो कुछ उन्होंने सुना है, जो उनको इनटेक मिली है पॉलिटिक्स के हवाले से, वही उनका आउटपुट होगा। तो वो उसकी बेस पे उन्होंने सवालात किए। अच्छा, उनके बहुत अच्छे जवाबात भी आए, लेकिन हमने जवाबात की बजाय सिर्फ सवालात पे जोर रखा। तो यही काम यहाँ पर हुआ है। हामिद मीर साहब ने जब सवालात पूछे और उन्होंने जिक्र किया कि आपने टिकट देना है, तो क्या आप टिकट इशू करेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं टिकट इशू करूँगा। अच्छा, और वो ख़ुद कई मरतबा कह चुके हैं कि हमारे उम्मीदवार जो है वज़ारत उस्मा के बिलावल भुट्टो होंगे। अच्छा, और उसमें किसी को कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार होंगे वो सिर्फ बिलावल भुट्टो होंगे वज़ारत उस्मा के, अगर उन्हें मेजॉरिटी मिल जाती है, अगर उन्हें अच्छा नंबर्स, तादाद जो है रिक्वायर्ड नंबर्स में वो पूरा कर लेते हैं। नून लीग की तरफ से फॉर श्योर जो अनाउंस होता है वो नवाज़ शरीफ साहब का नाम अनाउंस होता है, लेकिन उसमें हमेशा डाउट्स रहते हैं क्योंकि वहाँ पे वज़ारत उज़्मा के एक से ज़्यादा उम्मीदवार हैं। शहबाज शरीफ साहब बड़े स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं और वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर, क्योंकि अभी तक नवाज़ शरीफ साहब की अहलियत का मामला बाकी है, तो इसलिए ये इशू रहता है। अच्छा, PTI में तो वैसे ही मामला तब्दील हो चुका हुआ है, इमरान खान साहब डिसक्वालीफाइड हैं, शायद वो इलेक्शन भी ना लड़ सकें, तो वहाँ पर भी वज़ारत उज़्मा के कई उम्मीदवार होंगे। तो पीपल्स पार्टी में ये मसला नहीं है। तो आसिफ जरदारी साहब ने जो बात की है वो एक टेक्निकल सवाल का जवाब, जो कि ख़ुद ही हामिद मीर साहब उस एंगल से लेकर गए हैं, उसके मुताबिक था। और उन्होंने कहा कि उन्हें भी अभी सीखने की ज़रूरत है, जिसमें वो ख़ुद को भी कह रहे हैं कि मुझे भी सीखने की ज़रूरत है। अच्छा, और भी बहुत सी बातें करके उन्होंने साथ उसमें उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी में एक सियासी और जमहूरी कल्चर है जहाँ लोग हमसे पूछ सकते हैं, गिरबान पकड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, और ये है पीपल्स पार्टी में। उन्होंने तो साथ कहा कि नून लीग में ये नहीं है। अच्छा, नवाज़ शरीफ साहब के सामने वाकई बहुत से लोग बात नहीं कर सकते। मैं ख़ुद इस बात का विटनेस कर चुका हूँ। 2013 के इलेक्शन से 3 या 4 रोज़ कबल हमने उनका इंटरव्यू किया था एक, जिसमें मैंने जो माहौल देखा था, बड़े सीनियर 2 उनके साथी जो उनके साथ बैठे थे, लेकिन वो किसी चीज़ में बात करने की जुर्रत नहीं करते थे, कोशिश नहीं करते थे। इसमें आप जो मर्ज़ी कह लें, ठीक है। तो मियाँ साहब का रोब दबदबा ज़्यादा है पार्टी में और लोग उनके सामने बात करने से घबराते हैं, यूँ कह लें चले। अच्छा, तो ये तो है। लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने एक और जो बात की है वो थी मोहसिन नकवी साहब की तारीफ़ें। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से पार्टी के बहुत सारे लोगों को गिले हैं और उनका ख्याल ये है कि मोहसिन नकवी साहब नून लीग को सपोर्ट करते हैं, जिसमें सबसे अहम चीज़ वो ये समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में जो तब्दीलियाँ हुई हैं, जो वजारतें मिली हैं, जो सारी चीज़ें हुई हैं, उसमें नून लीग को सपोर्ट की गया। अच्छा, बहुत हद तक ये नज़र भी आता है। लेकिन आसिफ जरदारी साहब की उनकी तारीफ़ें जो हैं वो मानी खेज़ हैं। हालांकि शुरू में तो ऐसे भी मामलात रहे जब पता चला हमें कि आसिफ जरदारी साहब शायद उनसे थोड़े से नाराज़ हैं,
मोहसिन नकवी साहब उनसे मिलने के लिए जाते रहे, इवन दुबई जाकर मिले, वो सारे मामला चलते रहे। लेकिन अब उनकी तारीफ़ जो है, मैं इसको इसलिए लिंक कर रहा हूँ, मैं आपसे 2-4 दिन पहले से ये बात कर रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब के लिए ये कंसिडर किया जा रहा है कि उनको इलेक्शन लड़ाया जाए और अगली असम्बली में, अगली हुकूमत में वो किसी अहम पोस्ट पर फिर हों। और ज़ाहिर है वज़ीर आला के बाद अहम पोस्ट जो है वज़ीर आला ही बनती है, तो उनके हवाले से ऐसी बातें मौजूद हैं। क्या नून लीग उनके लिए तैयार होगी, क्या पीपल्स पार्टी भी इस काम के लिए तैयार होगी? मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी को तो शायद कोई एतराज़ ना हो। और यहाँ पर कुछ सोर्सेज ये भी बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी का रोल अपनी जगह, नून लीग अपनी हुकूमत नहीं बना सकेगी पंजाब में, तो क्या कोई इस तरह का नया सेटअप बन सकता है जिसमें मोहसिन नकवी साहब या कोई नया आने वाला MP वज़ीर आला बन जाए? तो अभी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं, इलेक्शन कब होने हैं और किस तरह से होने हैं और कौन कौन किस किस पोजीशन पर होगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तक इलेक्शन होने के बारे में थोड़े से शकूक व शुबहात मौजूद हैं। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बारे में शक का इजहार नहीं करना, लेकिन बहरहाल मौजूद हैं, तो वो तो चलते रहेंगे। जो अच्छी खबर है वो आज वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ हमारा फंक्शन था मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट विद जंग, एक हमारा एक रूटीन का इवेंट है जो हम मुख्तलिफ़ औकात पर करते हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब मेहमान खुसूसी थे, उसमें उन्होंने बहुत सी बातें की पाकिस्तान के हवाले से। हम उसमें ज़िक्र ये कर रहे थे कि पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर क्या हो सकता है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगले चंद हफ़्तों में SIFC के हवाले से बड़ी खबर जो है, अच्छी खबर ज़ाहिर है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की खबरें आएंगी। और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ सवालों के जवाबात भी दिए उन्होंने कहा कि जी लोकल इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है, टैक्स कल्चर पे काम करने की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बहुत सी बातें हैं। ये सारी बातें अपनी जगह। एक बात जो मुझे नज़र आ रही थी, मतलब बड़ा उनका ना पॉजिटिव जेस्चर ये होता है कि ये भी प्रोग्राम लाइव गया, मतलब उसमें क्वेश्चंस भी होने थे, अगरचे बहुत लाइटर मोड में रहा, लेकिन बार उनकी तरफ से ओके था कि आप इसको लाइव चलाएं और क्वेश्चन आंसर सेशन को भी लाइव चलाएं। तो वही सीन जो लम्स वाला था, मतलब वो इस बात से नहीं घबराते, लेकिन उनका मूड जो लग रहा है ना, वो लग रहा था कि वो भी लंबे अरसे के लिए वज़ीर आज़म हैं, अभी वो ऑफिस में ही होंगे। तो जो अभी मैं बात कर रहा था कि इलेक्शन के हवाले से कुछ डाउट्स भी रहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो जो कि परफॉर्म कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, मुझे लग रहा था उनकी बातों से कि शायद अभी उनका काफ़ी सारा काम बाकी है और उनकी अभी लंबी प्लानिंग है। तो लेट्स होप कि जो भी चीज़ें चलती हैं वो पाकिस्तान के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम 24-25 करोड़ लोगों के लिए, हम सब की बेहतरी के लिए हो और हम एक प्रॉस्परस, पीसफुल और प्रोग्रेस पाकिस्तान हमारे सामने हो और हमारे साथ हो, बल्कि हम उसके साथ हों। शुक्रिया।